जय हिंद। एक संपूर्ण संसाधन यानी कि मानव और आर्थिक भूगोल की बात हम करेंगे। यह वीडियो हम तो बना जरूर रहे हैं, लेकिन ये पीडीएफ क्रिएट करने वाले वर्ली आईएएस द्वारा किया गया है और हम इसे बना रहे हैं वीडियो को। देखिए, यूपीएससी सेवा सिविल सेवा के लिए तो ये काम में आएगी ही, प्री और मेंस में उत्तर प्रदेश या स्टेट लोक सेवा आयोग में भी काम आएगी। हाँ, और ये जैसे उत्तर प्रदेश से चाहे और किसी भूगोल से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे टीजीटी पीजीटी हो गया और लेक्चरर्स हो गया, जीआईसी प्रवक्ता हो गया, और सब कोई भी एग्ज़ामों में काम आएगी। आइए देखते हैं मानव और आर्थिक भूगोल। मानव और आर्थिक भूगोल की बात हम करेंगे आज। तो इसमें चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर वाइज इसमें 10 चैप्टर दिए गए हैं। ठीक, तो पहला चैप्टर है भारत की जनसंख्या, दूसरा चैप्टर है प्रावसन, तीसरा चैप्टर है मानव विकास, चौथा है बस्ती, पांचवा है भू संसाधन, छठा है कृषि, सातवां है पशु और मत्स्य पालन, आठवां है जल। ठीक, आइए, और इसमें दो है चैप्टर जो खनिज ऊर्जा संसाधन से संबंधित हैं। विनिर्माण और उद्योग भी एक चैप्टर है लास्ट में देखा जाएगा। पहला चैप्टर भारत की जनसंख्या। पहला चैप्टर कौन सा है? भारत की जनसंख्या। इसके बारे में बात करते हैं। किसी भी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ के निवासी होते हैं, वहाँ की जनसंख्या होती है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत की वर्तमान जनसंख्या यानी कि 2020 में बात करते हैं, 2020 के थ्रू तो 138.26 करोड़ थी। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% के बराबर है। भारत की जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरता की सूची में नंबर 2 पे आता है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2050 तक जनसंख्या में 273 मिलियन नई आबादी का जुड़ने की उम्मीद रखी गई है। कई बार यह तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी आबादी सीमित संसाधनों का दबाव डालती है और यह आबादी देश में कई सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए भी जिम्मेदार होती है। 2001 और 2011 के बीच की बात करते हैं। भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर 17.64% थी। इसके पहले की बात करते हैं 1991 से 2001 की, तो उस दौरान 21.54% थी। और भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या से अधिक है। मतलब कि ये उत्तरी महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये तीनों महाद्वीपों को मिला करके तब भी भारत की जनसंख्या के बराबर इनकी जनसंख्या नहीं हो पा रही है। भारत के कई राज्यों की अलग अलग जनसंख्या कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? लगभग 23 करोड़। उसी तरह पाकिस्तान की जनसंख्या, देखिए, महत्वपूर्ण परिभाषा की बात करते हैं। जैसे परिभाषित जो शब्द दिया गया है लोगों के द्वारा और व्याख्या उसकी की गई है, तो यानी कि संशोधित जन्म दर इसे प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के वार्षिक संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। और सामान्य प्रजनन दर की बात अगर करते हैं यहीं पे, प्रसव उम्र की प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित बच्चों की वार्षिक संख्या अक्सर जो 15 लाख मतलब 15 से 49 वर्ष के होते हैं, 15 से 49 वर्ष की जो आयु होती है, लेकिन कभी कभी इसमें ऐसा भी होता है कि 15 से 44 वर्ष को भी ऐड किया जाता है। ठीक है, उसी अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आयु विशिष्ट प्रजनन दर, तो विशेष आयु समूहों आमतौर पर 15 से 19 और 20 से 24 इसी तरह होता है और इसी भी तरह आगे बढ़ा जाता है। तो के प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या इसमें ऐड की जाती है। इसी तरह
और संशोधित नहीं अशोधित मृत्यु दर की बात करते हैं तो इसे किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान 1000 व्यक्तियों पर होने वाली पंजीकृत मृतकों की वार्षिक संख्या। शिशु मृत्यु दर की बात अगर करते हैं 1000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष में कम आयु के बच्चों की मृत्यु की जो वार्षिक संख्या है इसे निकाला जाता है। और जीवित प्रत्याशा की बात अगर करते हैं तो जीवन प्रत्याशा का तात्पर्य वर्षों की उस संख्या से है जो किसी व्यक्ति की सांख्यिकीय गणना द्वारा अनुमानित औसत जीवन काल है। भारत में जीवन प्रत्याशा 69.16 वर्ष है 2017 के अनुसार माना जाता है। अब कुल प्रजनन दर की बात अगर करते हैं कुल प्रजनन दर यानी कि TFR यानी कुल प्रजनन दर बच्चे पैदा कर सकने की आयु में मतलब कि जो आमतौर पर 15 से 49 वर्ष की मानी जाती है वाली प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई जन्म दर दिए गए बच्चों की संख्या ऐसे निकाला जाता है। देखिए सकल प्रजनन दर की बात कर रहा है कि कह रहा है कि वर्तमान आयु विशिष्ट प्रजनन दर पर अपना प्रजनन काल पूरा करने वाली महिलाओं से पैदा होने वाली लड़कियों की संख्या। ठीक, कुल शुद्ध प्रजनन दर औसत अवधि के दौरान एक महिला द्वारा पैदा की गई लड़कियों या बेटियों की अपेक्षित औसत संख्या जो उसके द्वारा अपने जीवन काल में एक वर्ष की आयु विशिष्ट प्रजनन शक्ति और मृत्यु दर के अनुरूप होती है। ठीक, अनुरूप हुई मातृ मृत्यु दर यानी कि मातृ मृत्यु दर को गर्भावस्था या गर्भधारण की समाप्ति के कारण प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म दर यानी कि जन्म पर होने वाले माताओं की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया जाता है, भले ही गर्भावस्था की अधिक कितनी भी हो। ठीक, जनसंख्या है पिरामिड की तरह जनसंख्या पिरामिड ये क्या कह रहा है कि जनसंख्या पिरामिड जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं, आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है, एक चित्रण है जो आबादी में विभिन्न आयु समूहों के वितरण को दर्शाता है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि एक देश या दुनिया के क्षेत्र में जो एक पिरामिड का आकार बनता है जो जनसंख्या बढ़ती रहती है। ठीक, लिंग अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। ठीक, बाल मृत्यु दर की बात करते हैं अगर तो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु वार्षिक संख्या जो 2016 में था यह 50 था। सबसे SDG लक्ष्य जो था 2030। ठीक, निर्भरता अनुसार बात करते हैं, निर्भरता अनुपात की बात अगर करते हैं तो 15 से 64 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या की तुलना में 0 से 14 वर्ष की आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रितों की संख्या मापन होता है। ठीक, उसी तरह जनसंख्या झरोखा क्या है कि किसी राष्ट्र की जनसंख्यांकी विकास में उस समय की अवधि को परिभाषित किया जाता है जब काम करने वाले आयु वर्ग की आबादी का अनुपात विशेष रूप से प्रमुख होता है तो उसे काउंट किया जाता है। जनसंख्या की विभाजन की बात करते हैं अगर जनसंख्या की विभाजन की तो आर्थिक विकास की क्षमता जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव का परिणाम हो सकता है। मुख्यतः जब कार्य आयु वर्ग की आबादी 15 से 64 के गैर कामकाजी आयु वाले वर्ग 14 या उससे कम यानी कि या 65 वर्ष से अधिक की आबादी को माना जाता है। जनसंख्या वितरण की बात अगर देखिए करते हैं जनसंख्या वितरण
भारत में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक विषम है। देश में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रतिशत जनसंख्या दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी निवास करती है। इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात 10 राज्य मिलकर देश की कुल आबादी का लगभग 76% जनसंख्या रखते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आदि बहुत घनी आबादी वाले राज्य हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केंद्रशासित राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख जनसंख्या घनत्व में बहुत ही कम है। कम भाई इसलिए है क्योंकि वहाँ पे लोग पहले था यही कि वहाँ के लोग ही वहाँ पे ज़मीन या रह सकते हैं जाकर के, या ज़मीन ले सकते हैं ना। तो अगर पहले जब से 370 हटा है, 35A, अब कोई भी वहाँ पे जाके बस सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व 282 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन आबादी समान रूप से वितरित नहीं है। देखिए पिछले 50 वर्षों में प्रति वर्ग किलोमीटर 200 से अधिक व्यक्तियों की निरंतर वृद्धि हुई है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व 1991 में 117 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। ये रहा। पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में जैसे लद्दाख, पश्चिम राजस्थान आदि में जनसंख्या घनत्व कम है। भारत में जनसंख्या का ऐसा असमान स्थानिक वितरण जनसंख्या और भौतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध दर्शाता है। जनसंख्या का घनत्व भूमि पर जनसंख्या के दबाव का अध्ययन करने के लिए बेहतर उपाय है। कुल कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात में एक बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए जनसंख्या और कृषि घनत्वों का पता लगाना चाहिए, जो भारत जैसे देश के लिए महत्वपूर्ण है, जो एक बड़ी कृषि आबादी वाला देश है। भारत में जनसंख्या वितरण प्रभावित करने वाले कारक बात करते हैं तो फिजिकल है, हिस्टोरिकल है, और देखिए सोशियो इकोनॉमिक भी है। वहीं देखते हैं भौतिक कारक कौन कौन से हैं। तो पहले तो हम जलवायु को ले लेते हैं। विषम जलवायु वाले क्षेत्र में बहुत कम आबादी वाले हैं। विषम जलवायु वाले क्षेत्र बहुत कम आबादी वाले हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी राजस्थान शुष्क जलवायु के कारण जनसंख्या घनत्व तो कम है। उदाहरण के लिए बात करते हैं गुजरात की। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक के क्षेत्र यानी कि तटीय क्षेत्र मध्यम जलवायु के कारण घनी आबादी पाई जाती है। कहने का मतलब है कि जहाँ पे तटीय क्षेत्र होता है राष्ट्र का, जहाँ पे जल पाया जाता है अच्छा खासा, वहाँ पे निवासी ज़्यादा निवास करते हैं। ठीक है। भूखंड की बात अगर करते हैं भूखंड की अगर हम बात करते हैं तो लोग बीहड़ और कठोर भूखंडों में रहने से बचते हैं। जहाँ पे पानी नहीं रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ की भूमि कठोर हो जाएगी, कड़क हो जाएगी, बीहड़ बन जाएगा। न्यूनतम भौतिक बाधाओं वाले मैदानी क्षेत्र में बस्तियां बनाकर रहने वाले मानवों ने प्राथमिकता दी। उदाहरण पे उत्तर भारतीय मैदान डेल्टा, तटीय मैदान में हिमालयी राज्यों एवं दक्षिणी और मध्य भारतीय राज्यों के पठार और पहाड़ियों की तुलना में आबादी का अनुपात अधिक है। ठीक, देखते हैं। और जल की उपलब्धता की बात करते हैं तो नदी के द्वारा प्रवाहित मैदान, तटीय क्षेत्र, झीलों और तालाबों के आसपास
के घनी आबादी वाले होते हैं सब। ठीक, उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई के लिए नहर इंदिरा गांधी नहर, जो विश्व की सबसे लंबी नहर मानी जाती है, के विकास में के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। वहीं देखिए खनिज संसाधनों की उपलब्धता। खनिज संसाधनों की उपलब्धता किसी क्षेत्र की खनिज संपदा इस क्षेत्र का आकर्षक केंद्र होता है। ठीक ना, जैसे जमशेदपुर को हम ले लेते हैं। जिस उदाहरण के लिए देखिए कह रहा है कि बिहार इलाके के बावजूद झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में खनिज वृद्धि पठारों में बड़ी संख्या के लोग निवास करते हैं। सही बात है, वहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। कई चीज़ देखिए सामाजिक आर्थिक कारक भी होते हैं, सामाजिक और आर्थिक कारक भी होते हैं। उपजाऊ भूमि की उपलब्धता। उत्तर भारतीय मैदान में उच्च जनसंख्या घनत्व का एक कारण उपजाऊ मैदानी की उपस्थिति है, जहाँ निर्वाह कृषि एक आबादी का पोषण कर सकती है। ठीक, वो इसी तरह है कि विकसित परिवहन प्रणाली बात करते हैं। मैदानी इलाकों में परिवहन सुविधाओं का विकास आसान है। ठीक, मैदानी विकास आसान है। आसान है। और देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के लिए सीमित संभावनाएं इस क्षेत्रों की जनसंख्या घनत्व को बढ़ने से रोकती है। औद्योगिक और शहरीकरण की अगर हम बात करते हैं, औद्योगिक और शहरीकरण की, तो उद्योग का विकास और परिणामी शहरीकरण भी जनसंख्या के केंद्रीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार अत्यधिक शहरीकृत और औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व होता है। उदाहरण के लिए बात करते हैं तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर के शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और शहरी के कारण आबादी का उच्च केंद्रीकरण होता है। ऐसे बड़ी क्षेत्र की अगर ऐसे क्षेत्र और बड़ी संख्या में ग्रामीण शहरी प्रवासियों को आकर्षित करता है। ठीक है, देखिए ऐतिहासिक कारक की बात अगर करते हैं, ऐतिहासिक कारक की, तो ऐतिहासिक कारक भी प्रभावित करता है जनसंख्या भाई, क्योंकि यहाँ यह देखा गया है कि भारत की नदियों के मैदानों और तटीय क्षेत्रों के समीप के क्षेत्रों में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व होता है। भले ही इन क्षेत्रों में भूमि और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधन के उपयोग ने गिरावट का संकेत दर्शाया है, फिर भी मानव निवास स्थान और परिवहन तंत्र के विकास के प्रारंभिक इतिहास के कारण जनसंख्या का संकेंद्रण उच्च बना हुआ है। जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो एक विशिष्ट समय अंतराल में किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि के रूप में जाना जाता है। इसकी दर प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। पिछली एक सदी में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर वार्षिक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन की दर के कारण प्रभावित हुई है, और इस तरह यह विभिन्न प्रवृत्ति को दर्शाती है। देखिए प्राकृतिक वृद्धि दर की बात करते हैं तो एक समय के अंतराल में अशोधित जन्म दर, मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक विकास दर के रूप में जाना जाता है। प्रेरित वृद्धि दर की बात अगर करते हैं तो यह किसी भी क्षेत्र में लोगों के आंतरिक और बाह्य गमन द्वारा निर्धारित किया जाता है। चार्ट है, इसमें देख लिया जाएगा कि फिग भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो देखिए पिछली सदी के विकास के 4 अलग अलग चरण स्पष्ट होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए पहला चरण ये है कि 1991 से 1901 से 1921 की अवधि में भारत की आबादी के स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर बेहतर कम थी। यहाँ तक कि 1911 से 1921 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थी, परिणाम स्वरूप वृद्धि दर निम्न रही। अगर खराब स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं, बड़े पैमाने पर लोगों की अच्छा और भोजन की अक्षम वितरण प्रणाली और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं इस अवधि में उच्च जन्म और मृत्यु दर के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार थी। दूसरा चरण में बताया जा रहा है कि 1991 से
1921 से 1991 के दशकों को स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1921 में 1921 को जनसंख्यांकी विभाजन के वर्ष रूप में माना जाता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर शून्य से काफ़ी हद तक सकारात्मक हो गई। पूरे देश में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य और साक्षरता में समग्र सुधार से मृत्यु दर कम हुई। इस अवधि में अशोधित जन्म दर उच्च बनी रही और इससे पिछले चरण की तुलना में उच्च जनसंख्या वृद्धि हुई। चरण 3 की बात करते हैं तो 1991 से 1981 में को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है, जो कि मृत्यु दर तेजी से गिरावट आई और उच्च दर प्रजनन दर के कारण हुई थी। विकासात्मक गतिविधियों और अर्थव्यवस्था को एक केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से पेश किया गया, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों के रहन सहन में सुधार आया। देखिए, तिब्बतियों बांग्लादेशियों नेपालियों और यहाँ तक कि पाकिस्तान से आए लोगों को बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रवास ने उच्च जनसंख्या वृद्धि दर में योगदान दिया। चौथा चरण बताया जा रहा है कि 1981 से लेकर के वर्तमान तक देश की जनसंख्या में वृद्धि दर हालांकि उच्च बनी रही, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगी। इस तरह की जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर की गिरावट को जिम्मेदार ठहराया जाता है। शादी में औसत आयु की वृद्धि को से भी प्रभावित था। इससे देश में मतलब कुछ समय नाबालिग लोगों की शादी हो जाती थी। कैसे होती थी? जैसे मान लीजिए कोई लड़की 10 साल की है या लड़का 10 साल का है, 15 साल का है, 12 साल का है, इन दोनों की शादी कर दी जाती थी। और लगभग आप लोग के भी घर में भी इसी तरह हुआ होगा। आप लोगों के दादा दादी का भी शादी लगभग नाबालिग में ही हुआ होगा। इससे देश में विशेष रूप से महिलाओं में जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ था। कुछ तो हुआ था, देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नता क्या क्या कारण था? जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नता केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी और गोवा जैसे राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि दर में एक दशक में 20% से अधिक वृद्धि नहीं दिखाई। 1991 से 2001 की बात है। 2001 की बात है। 2001 से 2011 के दौरान बात करते हैं, लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वृद्धि दर में पिछले दशक की तुलना में कम आंकड़ा दर्ज किया गया। वहीं 6 सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश की प्रतिशत वृद्धि दर 2001 से 2011 में और 1991 से 2001 की तुलना में कम रही। निम्न वृद्धि दर की अगर हम बात करते हैं, निम्न वृद्धि दर वाले राज्य की बात करते हैं तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी, गोवा जैसे राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर निम्न स्तर पर जो एक दशक में 20% से अधिक नहीं रही। केरल ने न केवल राज्यों के इन समूहों में बल्कि पूरे देश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर 9.4 दर्ज की। नागालैंड में जनसंख्या में गिरावट देखी गई। वहीं उच्च वृद्धि दर वाले राज्य की बात करते हैं तो देश के उत्तर पश्चिमी, उत्तर और उत्तर मध्य भागों में पश्चिम में से पूर्व तक राज्यों के एक सतत श्रृंखला में दक्षिणी राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है। इस श्रृंखला में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल है। औसतन जनसंख्या वृद्धि दर 20 से 25% रही। देखिए, वृद्धि दर कम होने के कारण बात करते हैं अगर तो 1952 में भारत में राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने वाली दुनिया का पहला देश था जिसने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप जनसंख्या को स्थिर करने के लिए तथा जन्म दर को कम करने के लिए परिवार नियोजन पर जोर दिया था। मतलब नसबंदी होता था उस समय। देखिए, शिक्षा पर जोर देने के साथ साथ जागरूकता और जीवन स्तर में वृद्धि ने निश्चित रूप से जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने में मदद की। दंडात्मक कार्रवाई के बजाय जनसंख्या विकास पर लक्षित विभिन्न जनसंख्या नीतियों ने भारत को अपनी विकास दर को कम करने में मदद की। जनसंख्यांकी संक्रमण बात करते हैं। अगर जनसंख्यांकी संक्रमण, तो जनसंख्या संक्रमण यानी कि DTT का उपयोग किसी भी क्षेत्र में या क्षेत्र की भविष्य की आबादी का वर्णन करने और भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। देखिए, सिद्धांत हमें बताता है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में बदल जाती है, क्योंकि समाज ग्रामीण कृषि और अशिक्षित से शहरी औद्योगिक और साक्षर समाज में परिवर्तन हो जाता है। ये परिवर्तन चरणों में होता है जिन्हें सामूहिक रूप से जनसंख्या की चक्र के रूप में जाना जाता है। ठीक। इस सिद्धांत के अनुसार पहले चरण में उच्च प्रजनन क्षमता और उच्च मृत्यु दर रहती है, क्योंकि लोग महामारी और अनित्य खाद्य आपूर्ति के कारण होने वाली मौतों की भरपाई के लिए अधिक प्रजनन करते हैं। जनसंख्या वृद्धि रहती है। जनसंख्या वृद्धि जो है धीमी रहती है और अधिकांश लोग कृषि में लगे होते हैं। यहाँ बड़े परिवार एक संपत्ति के रूप में होते हैं। जीवन प्रत्याशा कम होती है। लोग ज़्यादातर अशिक्षित रहते हैं और प्रौद्योगिकी निम्न स्तर की होती है। 200 साल पहले दुनिया के सभी देश इस अवस्था में थे। अगर दूसरे चरण की बात करते हैं, दूसरे चरण की शुरुआत में प्रजनन क्षमता अधिक रहती है, लेकिन यह समय के साथ कम होती जाती है। ऐसा मृत्यु दर कम होने के साथ होता है। स्वच्छता और स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार से मृत्यु दर में गिरावट आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि होती है। अंतिम चरण बात करते हैं, तो अंतिम चरण में प्रजनन और मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट आती है। आबादी या तो स्थिर हो जाती है या धीरे धीरे बढ़ती है। जनसंख्या शहरीकृत हो जाती है, साक्षर हो जाती है वहाँ के लोग, और उच्च तकनीकी से अवगत हो जाते हैं। परिवार का आकार सीमित हो जाता है। अगर इससे पता चलता है कि मनुष्य बेहतर लचीला है और अपनी प्रजनन क्षमता को समायोजित करने में सक्षम होता है। वर्तमान समय में विभिन्न देश जनसंख्या के संक्रमण के विभिन्न चरणों में से गुजर रहे हैं। जनसंख्या की सिद्धांत की बात करते हैं। अगर देखते हैं अभी कितना है बचा हुआ है। अभी तो काफ़ी बचा है, लग रहा है कि सेकेंड वीडियो बनाना पड़ेगा इसके लिए। चलिए दोस्तों, इसके लिए अब सेकेंड वीडियो बनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।